गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 जनवरी 2021 है और हमें बिहार करंट अफेयर को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। पहला आर्टिकल जल जीवन हरियाली से संबंधित है। क्यों चर्चा में आया जल जीवन हरियाली? दरअसल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस योजना को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन चैन माना है। किसने? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 2021 में बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दी है। इस जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसका प्रकाशन कौन करते हैं? डायमंड पॉकेट बुक्स, जो जिसके प्रधान जो है विश्वरूप राय चौधरी हैं। जो 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाई गई थी उसको इसमें शामिल किया गया। उसकी लंबाई कितनी थी? 18,034 किलोमीटर। अच्छा, आप बताइए सर्वप्रथम जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी कब बनाई गई थी? वर्ष 2017 में। किसके लिए? नशा मुक्ति के पक्ष में, जिसकी जो कुल लंबाई थी 12,760 किलोमीटर थी। और दूसरी कब? 2018 में, जिसकी लंबाई 14,080 किलोमीटर थी। यह किस लिए बनाई गई थी? दहेज व बाल विवाह के लिए। और इन सब को मिलाकर बनाया गया था 2020 में, यानी सभी को एक साथ जोड़ करके ये मानव श्रृंखला जो है बनाई गई थी। इसकी कुल लंबाई 18,034 किलोमीटर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक जो मानव श्रृंखला बनाई गई उसमें सबसे अधिक लंबा कौन है? तो ये 2020 वाला 18,034 किलोमीटर। ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, और हम जल जीवन हरियाली के बारे में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जल जीवन हरियाली इसे कौन लागू करती है? ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा। जल जीवन हरियाली योजना के जरिए बिहार सरकार वातावरण में सुधार करना चाहती है, साथ ही किसानों को वर्षा के पानी के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। मतलब पहला उद्देश्य तो है कि वातावरण की सुरक्षा, और दूसरा किसानों की जो सिंचाई के लिए पानी आवश्यकता होती है उसे संरक्षित करना, यानी कि वर्षा के पानी को। तो ये पहला उद्देश्य हुआ। इस योजना के जरिए किसानों को आवेदन पर सरकार की तरफ से 75,000 रुपये क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है, जिसके जरिए वह अपने खेतों के आसपास तालाब का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ लगाएंगे ताकि हरियाली को बढ़ावा मिले, यानी कि जल जीवन और हरियाली, मतलब आपको वर्षा भी होनी चाहिए, मनुष्य की आजीविका भी चलनी चाहिए और पर्यावरण की हरियाली भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए टैगलाइन है जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। इस योजना का जो उद्देश्य है वह है जल जीवन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना। कैसे? अगर किसान खुशहाल होंगे तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट तो सही है इसके लिए। इसके अलावा योजना के जरिए फिर से हरियाली पैदा करना ताकि प्रकृति का संतुलन ठीक हो सके। उल्लेखनीय है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत जो हमें क्या करना है? तापमान को कम करना है। तो उसमें राज्य सरकारों का योगदान में हमारा बिहार का जल जीवन हरियाली वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बनाना है। उसके अलावा आपको पता होगा 2015 में जो लाया गया था SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें बिहार का इस योजना यानी कि जल जीवन हरियाली का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि इसमें जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं वो 17 पॉइंट तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तो उनमें ये जो जल जीवन हरियाली है वो पूरी तरह से संतुलन बनाता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जल स्रोत तैयार करना, राज्य में बिजली की खपत को कम करना। ये क्यों? देखिए, जैसे ही तालाब, पोखर या फिर अन्य निर्माण करेंगे तो उसमें पानी यहाँ पे संरक्षित रहेगा, या वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी पानी संरक्षित रहेगा, जिस कारण से किसान क्या करेंगे कि पंप सेट जो लगाते हैं बिजली के लिए उसका इस्तेमाल कम करेंगे, और इसका उपयोग करने के कारण एक तो बिजली बचेगी, हमारा जल जो है संरक्षित तो रहेगा ही, और जल का दोहन भी नहीं होगा। यानी कि इतने सारे कार्य इससे हो सकते हैं। हम जानते हैं इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें।
2022 तक जल जीवन हरियाली योजना पर 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 24,524 करोड़। कब तक? 2022 तक। मनरेगा के तहत पिछले 2 वर्षों में योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। यानी अब तक कितने? 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं बिहार में। इस योजना के माध्यम से आहर, पोखर, छोटी नदियों, पुराने कुओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा चापाकल, कुआं, सरकारी भवनों में वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। छोटी नदियों, नालों और पहाड़ों में चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। आपको पता है कि जब हरियाणा और यूपी, इसके अलावा जो राजस्थान में और पंजाब में पराली जो जलाई जाती है, पराली यानी कि ठुंड जो होते हैं फसलों के, तो उससे क्या होता है कि दिल्ली के सेंटर पे चारों तरफ मतलब धुआं हो जाता है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? पूरी तरह से खराब होकर 300 कभी 700 के पार पहुंच जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत यह भी ध्यान रखा कि पराली जलाने किसान जो है पराली ना जलाएं। अब देखते हैं कि इस योजना के पात्र कौन कौन है, मतलब यह योजना किसे लाभ देगा। तो इसके लिए किसानों को केवल 1 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो किसान, यानी छोटे किसान, इनके पास 1 एकड़ भूमि है, उनकी जो सिंचाई के लिए वो कितने सब्सिडी जाएगी? 75,000 रुपया। किसानों को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत जैसे कि एक व्यक्ति, और सामूहिक, देखिए सामूहिक श्रेणी वह लोग शामिल हैं जिसके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, तब सब्सिडी आपको दी जाएगी। अब जिन किसानों के पास उससे कम भूमि है, 0.5 हेक्टेयर, 0.2 हेक्टेयर, तो इन सबको जोड़ करके अगर 1 हेक्टेयर हो जाता है तो इन्हें यह सब्सिडी दे। तो इसे किस श्रेणी में रखा गया? सामूहिक श्रेणी में। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है किसानों से संबंधित है, मिशन 4.0 क्या है? तो क्या है मिशन 4.0? दरअसल कृषि विभाग ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। किसकी? मिशन 4.0। इस मिशन के तहत बीज निगम ने अब संकर किस्मों के धान, संकर किस्म क्या होते हैं? हाइब्रिड किस्म के धान और मक्के के बीज का उत्पादन शुरू करेगी। ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी, धान और मक्के, क्योंकि इस बार जो पूछा गया था ना 66 बीपीएससी में कि कृषि कर्मण अवार्ड किसके लिए दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं के लिए। तो इसी प्रकार से यही पूछ सकते हैं कि मिशन 4.0 में शुरुआत में किसके लिए शुरुआत किया गया? तो ये धान और मक्का के लिए। और ठीक है, संकर किस्मों के तो बता दिया आपको। अब तक इन किस्मों के लिए बाजार, जो किसान हैं वो किस पर निर्भर होते थे? बाजार पर, यानी कि जो मार्केट में, यानी कि पूंजीपति के जो होते हैं बीज, उन पर निर्भर, जैसे कि मोनसेंटो वगैरह जो होते हैं कंपनी, उस पर ये निर्भर है। लेकिन अब क्या करेगी? बिहार सरकार खुद अपने बीज का उत्पादन करेगी। कृषि विभाग ने बीज निगम के इस अभियान में राज्य में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कुल कितना लक्ष्य है अभी? 4 लाख। और राज्य को भी जो अभी आवश्यकता होती है बीजों की, वह भी 12 लाख क्विंटल है। तो ये भी जो कि शुरुआत में 4 लाख अभी उत्पादन किया जाएगा, जबकि जो मांग कितना है? 12 लाख। यानी कि अभी भी 8 लाख बीज की जो आपूर्ति की जाएगी वह किस पे होगा? बाजारों के द्वारा। इसे ध्यान रखिएगा मिशन 4.0। परसों 22 तारीख को हमने क्या बताया था आपको कि बिहार को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया था ना। तो उसी संबंधित एक और टॉपिक है राज्य स्तरीय निर्वाचन पुरस्कार। दरअसल होता क्या है कि निर्वाचन संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि
भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के द्वारा पुरस्कार दिया था। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का तो आपको बता दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो द्वारा दिया जाता है, और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसके बारे में बिहार जो 5 जिलों के जो निर्वाचन पदाधिकारी है उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, पहला है औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल, दूसरा खगड़िया के डीएम आलोक रंजन, कटिहार के कंबल तनुज और गया के अभिषेक सिंह। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जी। जो चंद्रशेखर सिंह है वे वर्तमान के पटना के जिलाधिकारी हैं, यानी कि जब चुनाव हो रहा था उस समय वो कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के। नेक्स्ट टॉपिक कुछ मिसलेनियस है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे एग्जामों में और बीपीएससी में तो खास करके मिसलेनियस पूछते ही रहते हैं। जैसे केबीसी में 50 लाख जीतने वाले मंगलम कहाँ के हैं? तो वैशाली के निवासी हैं। 21 जनवरी 2021 को इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचा। ये तारीख याद रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा तारीखों पे बहुत जोर दिया जाता है। तो क्या हुआ? 21 जनवरी 2021। याद करना काफ़ी आसान है, 21/1/21 है ना, काफ़ी आसान है। तो 50,000 इस दिन जो है सेंसेक्स पार हो गया था। हालांकि शाम होते होते वो नीचे आया, लेकिन ये जो आंकड़ा था 50,000 का उसने पार किया था दोपहर तक। तो याद रखिएगा 21 जनवरी 2021। नेक्स्ट पॉइंट है नानक देव गुरुद्वारा का निर्माण राजगीर में किया जाएगा। जो नानक देव गुरुद्वारा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। दो और पॉइंट है नानक देव शीतल कुंड और मखदूम कुंड, वो भी कहाँ है? राजगीर में, है ना। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा जल जीवन हरियाली, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इन्हें पुरस्कार दिया गया है, उसके उद्देश्यों के बारे में जाना। फिर मिशन 4.0 को देखा, राज्य स्तरीय निर्वाचन पुरस्कार को देखा और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स को देखें। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।